बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज इलोन मस्क के मार्स मिशन के बारे में है, जिस पर उन्होंने फाइनली 15 मार्च 2025 यानी कि सैटरडे को अनाउंस कर दिया है कि 2029 तक ह्यूमंस मार्स पर लैंड कर पाएंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्टारशिप डिपार्ट फॉर मार्स एट एंड ऑफ दिस ईयर कैरिंग ऑप्टिमस। इफ दोज लैंडिंग गोज वेल देन ह्यूमन लैंडिंग में स्टार्ट एज सून एज 2029 although 2031 is more likely। इन शॉर्ट में मतलब कि 2026 तक उनका स्टारशिप मार्स के लिए लॉन्च हो जाएगा, जिसमें कि उनका स्पेशल ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस भी होने वाला है। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 तक ह्यूमंस मार्स पर लैंड कर सकेंगे। अगर 2029 तक नहीं तो 2031 लाइकली है। और अभी तक इनके पास डेटा के बारे में बात करी जाए तो अभी तक इनके 8 स्टारशिप टेस्ट लॉन्चेस फेल हो चुके हैं, जिसमें कि लेटेस्ट एक्सप्लोजन इनके 7 मार्च को हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि तमिलनाडु के 1112 करोड़ के 2 नए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में है, जिसके अनाउंसमेंट खुद यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने की है जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक के नए प्लांट के इनॉग्रेशन के दौरान। और इन नए 2 क्लस्टर की लोकेशन कांचीपुरम के पिल्लई पक्कम और दूसरा तरीवल्लर के मनालूर में होने वाली है। और तमिलनाडु के 2 नए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर मोदी गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को $500 बिलियन के इंडस्ट्री टारगेट से अलाइन करता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है और जिस पर फाइनली आरबीआई ने सामने आकर सभी इन्वेस्टर्स को ये कहा है कि प्लीज पैनिक मत करिए और टेंशन भी मत लीजिए, क्योंकि आरबीआई ने फाइनली कहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है और सभी इन्वेस्टर्स स्पेकुलेशन पे ध्यान मत दो। अब ये उन्होंने आकर क्यों कहा है, ये आप सभी को अभी तक पता ही लग गया होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडसइंड बैंक ने कुछ टाइम पहले अपना इंटरनल ऑडिट करवाया, जो कि आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर उन्हें करवाना होता है। तो उन्होंने जब इस इंटरनल ऑडिट को करवाया तो उसमें कुछ फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में मिसमैच पाया गया, डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, जिसकी वजह से ये इश्यू सभी के सामने आ गया और मार्केट में सभी इन्वेस्टर की तरफ से पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस बहुत हद तक कम से कम 27 से 28% तक डाउन आ गया था। तो इन सब के बाद आरबीआई सबके सामने आया और उसने बैंक से कहा कि अब इंटरनल के बाद अपना एक्सटर्नल ऑडिट करवाओ, ताकि इंटरनल सिस्टम और कंट्रोल का रिव्यू हो सके और जाना जा सके कि कहां कहां क्या क्या दिक्कत है। तो अभी करंटली बैंक ने इंटरनल सिस्टम और कंट्रोल को कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट टीम को हायर किया है, एंगेज किया है और अभी ऑडिट करंटली चल रहा है। तो इसी चीज पर आरबीआई ने सभी इन्वेस्टर को भी ये कहा है कि अभी पैनिक मत करो, एक्सटर्नल ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आप भी इस 5th लार्जेस्ट बैंक के इन्वेस्टर हो तो अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रख दो अपनी इन्वेस्टमेंट को। वैसे आरबीआई की स्टेटमेंट के बाद बैंक का शेयर प्राइस थोड़ा सा 4 से 5% बढ़ता हुआ मैंने सुबह सुबह देखा था। अभी का नहीं पता कितना डाउन है, पर मामला सीरियस है। लगभग 1600 करोड़ का मिसमैच ट्रांजैक्शंस में देखा गया है और एक्सटर्नल ऑडिट के बाद में भी नंबर्स चेंज हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि वोल्क्सवैगन के स्कोडा के बारे में है और जिन्होंने $1.4 बिलियन के टैक्स केस के बावजूद इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर ली है अपने ईवी सेगमेंट में। तो स्कोडा अपना पूरा फोकस करने वाला है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के अंदर, और इस पर उनके सीईओ का भी रिएक्शन आया है, जिसको कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्कोडा ऑटो भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने की तैयारी फुल करने वाला है और जिसके काम में वो ऑलरेडी लग भी चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनको लोकल पार्टनर्स नहीं मिले ये काम करने के लिए तो वो खुद का पूरा पैसा डालने वाला है ईवी कार्स को बनाने के लिए। बहुत पैसा है वोल्क्सवैगन ग्रुप के पास। और इस पर उनके सीईओ क्लॉस जेल्मर ने भी ये कहा है कि भारत स्कोडा के लिए यूरोप के बाहर एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये हमेशा उनके मेजर फोकस में बना रहेगा। और अगर शायद इसीलिए ही वो पूरा पैसा डालने को तैयार है ईवी में, अगर उनको कोई लोकल पार्टनर नहीं भी मिलता है तो। और इसके लिए उन्होंने वैसे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ईवी कंपोनेंट को सप्लाई करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और भी लोकल पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन की बातचीत अभी चल रही है, लेकिन फाइनल नहीं हुई है। साथ ही में उन्होंने ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए $1.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया है महाराष्ट्र में, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव प्रोग्राम में भी वो फुल इंटरेस्टेड है। और ये सब वो लोग अपने डिस्प्यूट्स के बाद कर रहे हैं, जो कि उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ चल रहा है, जिसमें कि उनको $2.8 बिलियन की भारी पेनल्टी रखने का भी रिस्क है। उसके बावजूद वो लोग इतनी बड़ा रिस्क उठाकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाह रहे हैं कि वो इस मार्केट में बहुत तेजी से एक्सपेंड होते हुए अपने आप को देख रहे हैं। रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन इन लोगों के लिए बनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि उबर और ब्लू स्मार्ट की एक्विजिशन डील के बारे में है और जिस पर कुछ रिपोर्ट्स मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। और उन रिपोर्ट से मुताबिक उबर ब्लू स्मार्ट को एक्वायर करने के लिए शुरुआती बातचीत में है उनके फाउंडर्स के साथ। तो जिन लोगों को ब्लू स्मार्ट के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि ये राइड शेयरिंग स्टार्टअप है जो कि पूरा 100% इलेक्ट्रिक राइड्स को ऑफर करता है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप लोगों ने इसको 100% जरूर से देखा होगा। और ये मेरे हिसाब से शार्क टैंक पर भी आए थे।
तो अगर ब्लू स्मार्ट के बारे में बात करें तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है जेनसोल इंजीनियरिंग, जो कि एक सोलर ईपीसी बिजनेस में है, वो ईवी राइड हेयरिंग सेक्टर में एग्जिट करना चाहती है, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव मॉडल बन चुका है और इसीलिए ही वो इस मार्केट से एग्जिट लेना चाह रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब इन रिपोर्ट्स पर ब्लू स्मार्ट का भी रिएक्शन आया और उन्होंने इस पूरी खबर को अफवाह बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे भरोसा मत करो, ये सारी न्यूज फेक है। अब कंपनी ने तो ऑफिशियली बोल दिया है कि अफवाह है, लेकिन फिर भी मार्केट में स्पेकुलेशंस चल रही है और हो भी सकता है कि बातचीत में भी चल रही हो। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो तब तक के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि इंडिया के $600 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बारे में है और जो कि आने वाले 3 सालों में इंडिया में हो सकते हैं। इस पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कहाँ हुई और किसने की है, तो इसकी बात एक लॉन्च के दौरान की गई है, जिसका नाम है सेंटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट, जो कि ऑर्गेनाइज किया था IMT ने मुंबई में लास्ट वीक, जिसमें कि उनके डायरेक्टर IMT गाजियाबाद के आतिश जी ने वहां पर इस इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया के अंदर बात करी, जहां पर कि उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 3 सालों में इंडियन स्टार्टअप्स में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को अगेन बढ़ावा देगा। और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल, जो कि FY 27 तक हमें करना है, हमने टारगेट रखा है, उसका 13% हिस्सा बन सकता है, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंडिंग, कॉर्पोरेट डेट, IPOs, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और इन्हीं सब ऑप्शंस को मिला जुलाकर ये 13% का हिस्सा बन सकता है। वैसे तो अगर अभी के मार्केट कंडीशन के बारे में बात करी जाए तो इंडिया का हाथ बहुत ज्यादा टाइट है। इंडिया का नहीं, ग्लोबली सभी का हाथ टाइट है फंडिंग के मामले में। पर देखते हैं आने वाले 3 सालों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। मेरे को लगता है कि आने वाले 2 सालों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इवॉल्व होने वाली है AI की वजह से, तो उसके बाद ही शायद 3rd ईयर से मे बी फंडिंग में बहुत बूस्ट आ जाए इंडिया के अंदर। और अगर अब हम मार्केट के बारे में ही बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जिसमें कि टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स में 93,000 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, जिसमें कि बहुत IT कंपनी भी शामिल है, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI और रिलायंस, जिसमें कि इन सारी ही कंपनियों की कितनी मार्केट कैप घटी है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें नारायण मूर्ति साहब की इन्फोसिस 44,226 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, TCS में 35,800 का और रिलायंस में भी 2,300 का। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करी जाए तो 6,567 करोड़ का, SBI में 4,462 करोड़ का। और भी अगर आप बैंक्स के बारे में देखें तो वहां पर देखने को मिली है बढ़ावत, बस इंडसइंड बैंक को छोड़कर, क्योंकि वहां तो उनकी मार्केट कैप घटी ही है, लेकिन और सभी बैंक्स में प्लस पॉइंट्स देखने को मिले हैं। सो अगर अब मार्केट के बारे में ही बात हो रही है तो एक और सेगमेंट जो कि FPIs का है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उनके भी कुछ डेटा देख लेते हैं, जिसमें कि उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के 15 दिन, सिर्फ 15 दिन, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 30,000 करोड़ के शेयर्स को बेचा है और अभी भी ये सेलिंग जारी है, अभी भी वो लोग बेचने के ही मूड में है, ऐसे कुछ डेटा बता रहा है। तो मार्केट के पहले फर्स्ट 15 डेज में FPIs ने 30,015 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं और जनवरी और फरवरी में भी अगर बात करी जाए तो वहां पर भी उन्होंने बहुत भारी सेलिंग दिखाई, जो कि थी 78,027 करोड़ की और 34,574 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया स्टार्टिंग के 2 महीनों में भी। और अगर टोटल आउटफ्लो के बारे में बात करी जाए तो वो रहा 2025 में अब तक FPIs का नेट सेल 1.42 लाख करोड़, जो कि लगभग $16.5 बिलियन का रहा। इंडियन इक्विटी से ये पैसा निकाला गया है और कुछ लोगों के हिसाब से ये सारा पैसा निकलकर चाइना के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में जा रहा है। उसके अलावा ये US में भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपको इस रिपोर्ट के बारे में और पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहां जाकर और भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि हमारे PM मोदी जी के बारे में है और उन्होंने एक पॉडकास्ट में AI पर अपना रिएक्शन दिया है और वहां पर उन्होंने टेक और ह्यूमैनिटी के बीच के डिफरेंस पर भी बात की है, जिसकी कुछ क्लिप्स आपके सामने ये रही। जैसे कई चीजों को प्रोडक्ट कर सकता है, भी ज्यादा दिखाने वाली है और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि उस इमेजिनेशन को कोई रिप्लेस कर पाएगा। और इस पूरे पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, अगर आप चाहते हैं तो आप वहां जाकर इस पूरे पॉडकास्ट को देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में है। अगेन फिर से ओला न्यूज में है और अब की बार उन पर 2 नए केस डाले गए हैं, जो कि उनके वेंडर्स ने डाले हैं। तो रोशमिता डिजिटल सर्विस और रोशमिता सेफ्टी सिस्टम ने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ड्यूज न चुकाने पर इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की है कोर्ट में।
जहां पे रोशमिता डिजिटल ने 22 करोड़ और रोशमिता सेफ्टी ने 2.5 करोड़ की पेमेंट की डिमांड की है कंपनी से, और जिस पर कंपनी का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वो इन क्लेम्स पर अभी लीगल एडवाइस ले रही है और फिर बाद में वो लोग कुछ डिसीजन पर आएंगे। पता नहीं ओलख साहब तो क्या चल रहा है, आईपीओ तो आ ही चुका, तो अब थोड़े से वो रिलैक्स है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। अभी पास में भी न्यूज आई थी कि उन्होंने कुछ फेक क्लेम्स भी किए हैं। इसमें रेगुलेटर्स ने उनके बहुत सारे शोरूम पर छापा भी मारा था और बहुत सारी व्हीकल्स को और शोरूम्स को सीज भी किया था। तो कंपनी का इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में है और जिसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है वीकली गेन्स में, नॉट मंथली, वीकली गेन्स में 2021 से अब तक, जिसमें 7 मार्च तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में $15.3 बिलियन बढ़कर $654 बिलियन तक पहुंच गया है और ये 2021 के बाद सबसे बड़ी ग्रोथ देखी गई है वीकली पर। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो कि आरबीआई ने $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन किया था, जो रिजर्व बढ़ाने का एक मेजर रीजन बना इस बार। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक से डॉलर बाय किए थे, जो कि फ्यूचर डेट्स पर वापस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया था। इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस का इस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा, क्योंकि गोल्ड में एक बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मार्केट गिरता है तब गोल्ड उठता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि जनरेटिव एआई के बारे में है और जिस पर बैंकिंग इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसमें कि क्लेम किया जा रहा है कि 2030 तक वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा और 46% तक की प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ने वाली है। तो रिसेंटली जनरेटिव एआई से इंडियन फाइनेंशियल सर्विस की प्रोडक्टिविटी 34 से 38% तक और बैंकिंग ऑपरेशन में 46% तक बढ़ने की एस्टिमेशंस हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कि सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी एआई कस्टमर सर्विस में, रिस्क असेसमेंट में और ऑपरेशन को और भी बेहतर बनाने, जिसमें कि अगर हमारी इंडस्ट्री के एडॉप्शन के बारे में भी बात करी जाए तो 74% का फाइनेंशियल फर्म्स ने एआई प्रोजेक्ट स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है और कुछ लगभग 11% ने प्रोडक्शन लेवल तक भी इसको पहुंचा दिया है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करी जाए तो 42% कंपनियों ने जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट पर एक्टिवली बजट को एलोकेट कर रहे हैं। 63 फर्म्स ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होने और 58% ने कॉस्ट रिडक्शन पर भी रिपोर्ट किया है। इसी के साथ आज ये बिजनेस न्यूज सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।